हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, राइट। तो इसमें हम जो है ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो बेसिक्स है, राइट, हमारे जो फाउंडेशन क्लियर करने वाले टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आपने उसके बारे में पढ़ा था थर्ड चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी गवर्नमेंट की व्हाट इज गवर्नमेंट, ये टॉपिक था। एंड गवर्नमेंट के जो है फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सो ऑल्दो कई फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की, बट ओनली इसमें जो है 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही बात की हुई थी। दी फर्स्ट इज दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे मोनार्की हो सकती है, राइट। इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की होती है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था अपनी थर्ड चैप्टर में ही। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो है की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। जो की एलिमेंट्स है उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो है मेन की एलिमेंट्स होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर जो है ये जो हमारा टॉपिक है या फिर जो चैप्टर है वो आज हमारा बेस्ड रहेगा की एलिमेंट्स के ऊपर ही। तो टोटल 3 की एलिमेंट्स होते हैं इनके, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। So now let's start the chapter number 4, that is the key elements of a democratic government। तो ये जो है यहाँ पे हमारी जो NCERT है, NCERT में जो है ये फर्स्ट जो 4th चैप्टर है उसका ये फर्स्ट पेज है, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि जो NCERT है उसमें जो है हर एक चैप्टर को किसी न किसी स्टोरी के साथ जो है यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ये जो है बच्चों के लिए बनी हुई है। जैसे 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो है इसे स्टोरी के साथ वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है वही स्टोरी के साथ ही जो है इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर को, उसके बारे में जो है सबसे पहले हम देखेंगे। अगर हम उस स्टोरी को अच्छे से देख ले तो आपको जो है इन एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है दैट कि in this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government, कि जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्किंग को ये प्रभावित करते हैं, जो की एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है पीपल पार्टिसिपेशन, दूसरा है द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा है इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो ये 3 की एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें जो है आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। इनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज द पीपल पार्टिसिपेशन, देन दूसरा यहाँ पे जो है द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कोई लॉ या फिर कुछ भी ऐसा जो कानून है वो यहाँ पे पास करती है तो वो प्रजा को पसंद नहीं आता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कई सारे डिफरेंसेस भी हैं यहाँ पे हमारी कंट्री में। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, लॉज को लेके या फिर कई और चीज़ों को लेके यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व करना ये यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। देन इक्वलिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करवाना ये जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन काम होता है, राइट। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी स्टोरी को जो है इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। तो ये जो स्टोरी इन्होंने यहाँ पे ली हुई है वो है साउथ अफ्रीका की, राइट। साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी जो है वो इन्होंने यहाँ पे ली हुई है। तो जैसे कि आप जानते ही हो साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे कई रेसेस के जो लोग हैं वो रहते हैं, मीन कई तरह के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं, कई नस्लों के। तो इवन पहले तो हो गए यहाँ पे कि जो कि साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, उन्हें जो है यहाँ पे ब्लैक बोला जाता है। तो दूसरा आप जानते ही हो कि जैसे हमारा इंडिया है एंड देन दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये भी जो है कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की, राइट। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। तो साउथ अफ्रीका भी जो है ये जो है
कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे जो है सेटल डाउन होने के लिए कुछ वाइट भी आए थे, जो कि ब्रिटिशर्स या फिर जिन्हें हम यूरोपियंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो ब्लैक है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो है साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। ये जो वाइट है ये जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है यूरोपियंस हैं। देन कुछ इंडियंस हैं यहाँ पे, राइट, कुछ इंडियंस भी जो है वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो वो जो है एज ए लेबरर, राइट, लेबर के तौर पे जो है वो यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कई तरह के जो लोग हैं, कई रेसिस के लोग जो है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी है छोटी सी बच्ची की जिसका नेम है माया नायडू, जो कि अराउंड अभी जो है 11 साल की है, जो कि साउथ अफ्रीकन गर्ल ही है एंड जोहान्सबर्ग में वो रहती है। एंड एक दिन घर में जो है अपनी मदर की वो हेल्प कर रही थी, घर में जो बॉक्सेस पड़े हुए थे, बक्से पड़े हुए थे, उसकी जो है सफाई वो करवा रही थी। तो एक बॉक्स को वो खोलती है तो उसमें जो है वो कई सारी पिक्चर्स देखती हैं एक छोटे से लड़के की। तो एक जो कि एक यंग स्कूल बॉय था, अराउंड 15 इयर्स ऑफ एज का था, राइट। तो वो जो है अपनी माँ को पूछती है, डैड, कि ये जो लड़का है ये कौन है एंड ये किसकी तस्वीरें जो है आपने बॉक्सेस में रखी हुई हैं। तो डेट शी वाज टोल्ड दैट ही वाज हेक्टर पीटरसन, राइट। ये जो लड़का है उसका नेम था हेक्टर पीटरसन, ये उसकी तस्वीरें हैं एंड इसे जो है पुलिस ने गोली मार दी थी, राइट। ये उस लड़के की तस्वीरें हैं एंड माया जो है वो शॉक हो जाती है, माया नायडू जो कि छोटी सी बच्ची है वो शॉक हो जाती है ये चीज सुन के कि उसे जो है यहाँ पे लड़के को, छोटे से लड़के को जो कि अभी 11 साल का ही है, एंड उसे जो है गोली क्यों मार दी गई थी। तो उसकी मदर जो है वो एक्सप्लेन करती है डैड कि अर्लियर साउथ अफ्रीका मीन पहले, यहाँ पे काफ़ी समय पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें 1994 से पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है उसमें डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते थे, वो थी अपार्थेड, या फिर जो लॉज थे यहाँ पे वो अपार्थेड लॉज हुआ करते थे, राइट। अपार्थेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि अपार्थेड लॉज थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो इन लॉज के अंडर क्या होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में भी जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसे जो है डिफरेंशिएट किया गया था, कई सारे वर्नर्स में जो है डिवाइड किया गया था एंड हर वर्नर्स के जो काम है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए थे। एंड ये वर्नर जो सबसे ऊपर वाले वर्नर्स है उनका काम ये होगा, जो देन नेक्स्ट वाले वर्नर्स का काम ये होगा। एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि लास्ट वाले वर्नर जैसे अनटचेबल्स हो गए, तो उन्हें जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं ऊपर वाले वर्नर्स के साथ। सिमिलरली जो है वहाँ पे भी जो है अपार्थेड लॉज थे, राइट। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड लॉज थे। तो जो सोसाइटी को यहाँ पे सेपरेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट, मीन जो है नस्ल के हिसाब से जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, सेपरेट किया गया था। वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसिस में जो है इन्होंने इसे डिवाइड किया था। ओके, वाइट एंड देन जो ब्लैक हो गए, देन उसके बाद में इंडियंस आ गए। तो इस तरह से जो है ये कलर्स के हिसाब से, राइट, कलर के बेसिस पे जो है यहाँ पे जो है इन्हें डिवाइड किया हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अपार्थेड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये जो लोग हैं आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, वो इंटरमिंगल नहीं हो सकते हैं, राइट। एंड इवन जो है ये जो फैसिलिटीज होती हैं यहाँ पे उन्हें वो शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड माया को देख के जो है ये सारी चीजें सुन के जो है विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक खुली हवा में सांस ले रही है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सांस ले रही है जो माया है, राइट। तो उसे जो है ये चीजें सुन के जो है विश्वास नहीं होता है कि पहले साउथ अफ्रीका में ऐसा भी कुछ होता था, यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन जो है हुआ करता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था, मीन जो है एक दूसरे के साथ जो है नस्ल भेद या फिर रंग भेद जो है यहाँ पे किया जाता था। ओके, सो शी टोल्ड दैट कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है, एंग्री होती है माया ये सुन के, ये कैसे हो सकता है, ये तो सच नहीं है। तो उसकी जो मदर है वो ये बताती है डैड कि उस समय में जो है जो डिफरेंसेस थे वो किस तरह के थे इन लोगों के बीच में, कि जो वाइट लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स थे, राइट, वो भी सेपरेट बनाए गए थे। एंड इवन जो एम्बुलेंसेस थी वो भी यहाँ पे सेपरेट बनाई गई थी। मीन जो वाइट लोग हैं उन्हें सुपीरियर माना जाता था एंड जो ब्लैक लोग हैं उन्हें इंफीरियर माना जाता था। एंड उनके लिए उनके जो मोहल्ले हुआ करते थे, यहाँ पे जो वाइट लोग हैं उनके लिए अलग यहाँ पे सोसाइटी थी एंड जो ब्लैक लोग हैं उनकी अलग सोसाइटी थी। एंड उनके हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे अलग बनाए गए थे। वाइट लोगों के जो हॉस्पिटल्स थे उसमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी
एंड इवन एम्बुलेंसेज जो होती हैं वो भी अच्छे से वेल इक्विप्ड थी, एंड जो ब्लैक लोगों की एम्बुलेंसेज है वो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड इवन सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस भी यहाँ पे बनाई गई थी, एंड इवन बस स्टॉप्स जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट लोगों के लिए वो भी यहाँ पे डिफरेंट बनाए गए थे। एंड जो नॉन वाइट्स हैं, मीन जो ब्लैक हैं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था कि वो वोट डाल सकते हैं, ओनली जो वाइट लोग हैं वो ही वोट डाल सकते थे। एंड इवन यहाँ तक कि जो बेस्ट लैंड होती है कंट्री की वो ओनली वाइट लोगों के लिए ही रिजर्व की गई थी, एंड जो सबसे बंजर ज़मीन होती है, जो सबसे ख़राब ज़मीन होती है, वो नॉन वाइट लोगों को जो है वो दी गई थी। ओके, सो दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू दी वाइट्स। तो जो ब्लैक एंड कलर्ड पीपल हैं उन्हें जो है इक्वल नहीं माना जाता था। तो हम ऑन दी अपार्थाइड लॉ में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है इक्वलिटी नहीं थी। ओके, यहाँ पे जो है इक्वलिटी नहीं थी। अगर इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे जस्टिस किस तरह से जो है प्रोवाइड किया जा सकता है किसी भी सोसाइटी में? तो यहाँ पे जो है अपार्थाइड लॉ जो है ये था, मीन जो सोसाइटी को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया था रेसिस के बेसिस पे। ओके, रेसिस के बेस पे यहाँ पे सोसाइटी को एक तरह से डिवाइड किया गया था। तो उन्हीं में से जो है यहाँ पे जो लड़का है जिसकी बात की जा रही है, जिसकी पिक्चर्स थी उस बॉक्स में, तो एक ब्लैक टाउनशिप था, राइट? यहाँ पे साउथ अफ्रीकन लोग रहते थे। तो हेक्टर जो है वो वहीं पे रहता था, एंड उन हेक्टर एंड उसके जो क्लासमेट हैं वो जो है एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किस चीज़ के लिए हो रहा था? ये जो है लैंग्वेज के लिए हो रहा था। मीन जो है जिस स्कूल में ये पढ़ता था, ये जो लड़का है जो जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें जो है यहाँ पे यूरोपियंस ने बोला था कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी। तो वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो अफ्रीकान्स लैंग्वेज थी, जो बोला गया था कि इन बच्चों को जो है सिखाई जाएगी स्कूल में। एंड जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, उनकी लोकल लैंग्वेज कौन सी थी? वो ज़ुलू थी, राइट? ज़ुलू जो है ये साउथ अफ्रीकन की जो है लोकल लैंग्वेज थी। तो इसमें जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। बट जो साउथ अफ्रीकन्स थे वो बोलते थे कि वो हम जो है अपनी लैंग्वेज में, जिसका नाम है ज़ुलू, उसमें ही हम जो है पढ़ना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस समय में जो है क्या हुआ करता था कि इस प्रोटेस्ट को एक तरह से ख़त्म करने के लिए जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन पुलिस है वो क्या करती है, इनके ऊपर जो है गोलियां चला देती है। एंड उसी में से जो एक गोली है वो इस बच्चे को लग जाती है जिसका नेम था हेक्टर। एंड ये जो घटना है ये 16 जून 1976 की है। ओके, अभी ये 20th सेंचुरी की ही है, इट काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। ये जो है 1976 की ही घटना है, राइट? एंड आफ्टर दैट जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, तो उन्होंने जो है नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, राइट, वो यहाँ पे वो सामने लेके आते हैं। एंड उन्होंने जो है एक तरह से आज़ादी की जो लड़ाई है या जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो यहाँ पे लड़ा था अपने इंडिया को जो है आज़ाद करवाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अफ्रीका में भी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक ग्रुप था लोगों का, उन्होंने एक स्ट्रगल जो होता है वो अपार्थाइड के अगेंस्ट यहाँ पे एक तरह से स्टार्ट किया था। एंड उनके सबसे इम्पॉर्टेंट वेल नोन लीडर थे, आप भी उसके बारे में जानते होंगे, उनका नेम था नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने जो है काफ़ी लंबी लड़ाई यहाँ पे इस सिस्टम के खिलाफ जो है काफ़ी लंबे समय तक लड़ी थी। एंड फाइनली 1994 में जाके जो है इस सिस्टम को जो है ख़त्म किया गया था। 1994 तक ये सिस्टम वहाँ पे कंटिन्यू था, राइट? एंड देन 1994 में जाके जो साउथ अफ्रीका है वो क्या बनती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो यहाँ पे बनती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, इवन जो है इन लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने की भी वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। एंड जो पुलिस है वो अपनी मर्जी से इन लोगों के ऊपर जो है क्या कर रही थी, इन लोगों के ऊपर जो है गोलियाँ चला देती है। तो यहाँ पे जो है फ्रीडम हम बोल सकते हैं, फ्रीडम यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे मीन जो है इनके अपने खुद के जो हक होते हैं, राइट, वो इन्हें यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी भी नहीं थी, एंड ना ही जो है ये वोट डाल सकते थे, राइट? इस तरह की जो है कुछ भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी साउथ अफ्रीका टिल 1994। एंड 1994 में जाके जो है एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे इनके, नेल्सन मंडेला, उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी। देन जाके जो है साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बनती है, राइट?
सो नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक एक कंट्री होती है या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, राइट, उसके जो है मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जो है अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला, जैसे कि आप जानते ही हो, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो है 3 यहाँ पे जो है मेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है पीपल पार्टिसिपेशन, राइट, तो इसके बारे में भी आपको पता ही होगा, यहाँ पे थ्रू दी वोटिंग, राइट, वोट करके जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आप यहाँ पे चुनते हो जो कि आपके बिहाफ पे यहाँ पे सरकार जो है वो चलाते हैं, राइट। एंड जो नेक्स्ट होता है वो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मीन ऑब्वियसली जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हमारी कंट्री में जो है कई सारे धर्म हैं, राइट, तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट जो है कोई या फिर लॉ यहाँ पे पास करती है तो हो सकता है वो लोगों को पसंद ना आए, राइट, वो जो लॉ है वो लोगों को अच्छा ना लगे, तो हो सकता है यहाँ पे कई सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट भी जो है कई तरह के होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक तरह से रिजॉल्व करना वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही काम होता है। एंड थर्ड वन जो है वो इक्वलिटी एंड जस्टिस। मीन जो है यहाँ पे इक्वलिटी, हर एक जो लोग हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी रेसिस के लोग, सभी एक तरह से लिंग के जो लोग हैं वो एक ही जैसे हैं, इक्वल हैं। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होगी तभी हम यहाँ पे जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवा सकेंगे। तो वन बाय वन जो है इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले पार्टिसिपेशन की ही बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि वोटिंग करके यहाँ पे आप अपने लीडर्स को चुनते हो जो कि आपको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट, ये जो है बाद में जाके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, आपकी गवर्नमेंट बनाते हैं, ओके। एंड जब गवर्नमेंट होती है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये जो है क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, राइट, क्योंकि आपने ही इन्हें चुन के भेजा है आपके बिहाफ पे यहाँ पे रूल करने के लिए, तो ये जो है लोगों के बिहाफ पे ही डिसीजंस लेते हैं। एंड क्योंकि जो है इन्हें पता होता है कि जनता ने, आम लोगों ने हमें चुना है, तो ये क्या करते हैं कि ये आम लोगों की वॉइसेस को भी जो है माइंड में रखते हैं कि लोगों की जो है क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों की डिमांड क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पे माइंड में रखते हुए ये डिसीजंस लेते हैं, ओके। एंड उनकी वॉइसेस एंड उनके इंटरेस्ट को जो है ये अपने माइंड में रखते हुए ही कोई डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जो है इन्हें पता है कि हमें जो है इन लोगों ने, जो आम जनता है, ये जो पीपल है, उन्होंने ही चुना है, तो अगर हम जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो ये जो है हमारी सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो एक्चुअल पावर जो होती है डेमोक्रेसी में वो किसके पास होती है, आम लोगों के पास होती है, ओके, आम जनता के पास होती है। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन्हें जो है फिक्स पीरियड के लिए ही चुना जाता है। जैसे कि हमारे भारत में जो है ये जो पीरियड है वो 5 इयर्स का चुना गया है। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि कोई फिक्स पीरियड ना हो एंड एक बार यहाँ पे लोगों ने चुन लिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो जो है लगातार यहाँ पे रूल करता रहे, तो ऐसी भी सरकार यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं हो सकती है। तो क्योंकि उसके मन में ये आ जाएगा, मैं तो एक बार यहाँ पे चुना गया हूँ, राइट, मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ, यहाँ पे मेरी सरकार यहाँ पे बन गई है, तो अब मुझे जो है लोगों से क्या लेना है, राइट, तो वो ऐसी चीजें यहाँ पे सोचना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो एक मोनार्की जो होती है, राइट, मोनार्की वाले जो है एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो उसका मन करेगा, जो लो उसे यहाँ पे पसंद आएगा, वही यहाँ पे जो है वो पास करेगा एंड आम लोगों की जो है वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेगा। अगर ये जो गवर्नमेंट है वो लगातार यहाँ पे चलती रहे, अगर जो है इनकी टेन्योर को फिक्स ना किया जाए, तो वो जो है मोनार्की जैसे जो एक तरह से फीचर्स जो होते हैं वो उनके मन में यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, एंड लोगों के इंटरेस्ट को वो बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखेगा। तो दैट इज वाई इंडिया में जो है या फिर जहाँ भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है किसी फिक्स पीरियड के लिए ही जो है इलेक्ट किया जाता है। एंड इंडिया में ये जो पीरियड है वो 5 साल का रखा गया है। एंड इन रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है कि 5 साल के बाद में जो है मुझे दोबारा से इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी सरकार बनाने के लिए, तो ये जो है लोगों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करते हैं, ओके।
सो वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, ओनली जो है 5 साल तक की जो वो पावर में रह सकती हैं। एंड अगर जो है वो पावर में जो है एक तरह से रहना चाहती हैं और जो है ज़्यादा समय तक यहाँ पे रूल करना चाहते हैं तो उन्हें जो है दोबारा से री इलेक्ट करवाना पड़ेगा बाय द पीपल। एंड उन्हें पता है कि दोबारा से यहाँ पे इलेक्शंस में हमें जो है हिस्सा लेना होगा अगर जो है वो अपनी पार्टी को दोबारा से यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो। ओके सो जब यहाँ पे ये मूवमेंट आती है, दोबारा से इलेक्शंस आते हैं, तब जाके आम लोगों को जो है फील होता है इस मूवमेंट पे आके कि जो है असली पावर जो है वो किसके पास है, वो पीपल के पास है, आम लोगों के पास है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी में, राइट। तो असली पावर जो है वो किसके पास है, वो आम लोगों के पास है। एंड इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे जो पावर होती है गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी में वो जो है लिमिटेड होती है बाय द रेगुलर इलेक्शंस, राइट। तो एक तो पार्टिसिपेशन का ये तरीका हो गया कि वोटिंग के थ्रू जो है हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के। तो और भी कई तरीके यहाँ पे होते हैं पार्टिसिपेट करने के, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो इलेक्शंस तो हो गई यहाँ पे जो कि 5 साल में एक बार होते हैं। तो दूसरे क्या हो सकते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ यहाँ पे बना दिया है सरकार ने, तो अगर वो लॉ जो है वो कानून अगर आपको पसंद नहीं आता है, आम पीपल को वो पसंद नहीं आता है, तो आप जो है उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओके तो उसे क्रिटिसाइज करके भी आप जो है पार्टिसिपेट ही करते हैं, राइट। एंड एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अगस्त 2005 में गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ा दिए थे। एंड ये जो चीज़ है वो आम लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो लोगों ने यहाँ पे रैलीज करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड इवन जो सिग्नेचर कैंपेन होते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे किए थे। मीन जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक लेटर लिख के नीचे यहाँ पे जो है साइन करते हैं कि हम जो है इस लॉ के हक में नहीं हैं एंड इस लॉ को जो है यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ओके तो क्रिटिसाइज करके सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में जो है जब क्रिटिसिज्म होता है किसी भी पर्टिकुलर लॉ का यहाँ पे, राइट, तो उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये जो लॉ है वो क्यों पास किया गया है, अपने डिसीजन को वो डिफेंड करती है। बट फाइनली एट द एंड उन्हें जो है आम लोगों का ओपिनियन ही सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर आम जनता यहाँ पे इस लॉ के हक में नहीं है तो उसे जो है अपना जो लॉ बनाया है उसे विड्रॉ करना पड़ता है, राइट। एंड गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है पीपल के लिए, मीन आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, क्योंकि इन लोगों ने ही जो है उसे यहाँ पे चुन के ऊपर भेजा है सरकार बनाने के लिए, राइट। एंड देन उसके बाद में जो है देर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। एंड जो लोग हैं वो कई और तरीकों से यहाँ पे अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो रैलीज करके या फिर सिग्नेचर कैंपेन्स करके। तो दूसरे और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन। तो ये मेन तरीके हो सकते हैं अपने व्यूज को जो है एक्सप्रेस करने के, राइट। इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एक तरह से जो चीज़ें यहाँ पे गलत है, जो अनजस्ट है, उन्हें जो है सामने लेके आना पड़ता है। एंड इसमें जो मीडिया है हमारा, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, टीवी जो है, राइट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं एंड उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो बट ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेसी में हर एक जो लोग है वो पार्टिसिपेट करने के एबल होता है। तो कई लोग तो यहाँ पे धरनास में आ जाते हैं, रैलीज में आ जाते हैं, स्ट्राइक्स में आ जाते हैं, बट कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी के जो कि यहाँ पे एक्चुअली जो है धरने नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स नहीं कर सकते हैं। तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, right? तो another way for the people to participate is by organizing themselves into the social movements, right? तो एक और तरीका यहाँ पे हो गया सोशल मूवमेंट्स का। सोशल मूवमेंट्स के थ्रू क्या होता है कि ये ग्रुप यहाँ पे बनाया होता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो अपने कुछ बंदे जो है आगे भेज देते हैं जो कि उनके बिहाफ पे यहाँ पे रैलीज करते हैं या फिर गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो इनमें आ जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, दलित्स, आदिवासीज या फिर वुमेन हो गई, राइट, वो जो है इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं सोशल मूवमेंट्स बना के,
राइट। इफ कंट्री पीपल आर अलर्ट, अगर देश के लोग जो है अलर्ट रहें एंड वो इंटरेस्ट रखें कि उनकी कंट्री में क्या चल रहा है, देन जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है एक गवर्नमेंट का वो यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एट दी एंड एक शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला तो वोटिंग के थ्रू, राइट, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। देन आ गया बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, अगर आपको कोई भी लॉ यहाँ पे पसंद नहीं आया है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को। किस तरह से? धरनाज, रैलीज करके, स्ट्राइक्स करके, सिग्नेचर कैंपेन करके, एंड देन उसके बाद में आ गया आपका सोशल मूवमेंट्स के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दीज आर दी 4 वेज जिनके थ्रू जो है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास अब नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो अब जो है हमारी जैसे कंट्री जो है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं, राइट। यहाँ पे डिफरेंसेस अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि कई सारे जो लोग हैं इन डिफरेंसेस को पॉजिटिव वे में लें, राइट, एंड कई ऐसे लोग जो है वो इन डिफरेंसेस को जो है नेगेटिव वे में भी ले लेते हैं एंड एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। एक धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो है वो नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर और भी कई तरीकों के यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, राइट। तो उनके बारे में देख लेते हैं। इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना जो है ये भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। सो कन्फ्लिक्ट्स occur when people of different culture, regions और economic background do not get along with each other। जैसे कि हमने यहाँ पे डाइवर्सिटी वाला लेसन पढ़ा था, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जब पढ़ा था, तो अगर इस डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारी कंट्री में डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स या फिर कल्चर के जो है बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री में, राइट। बट अगर हम जो इन डिफरेंसेस को पॉजिटिव वे में लें तो ये जो है डाइवर्सिटी बन जाती है, एंड अगर हम इन डिफरेंसेस को जो है नेगेटिव वे में ले तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बन जाता है। ओके तो इस तरह से जो है कई बार इस तरह के जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन जब करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो जब यहाँ पे कई लोग फील करते हैं कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर जो किसी दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होते हैं, राइट। एंड पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो हो सकता है कि कई बार जो लोग हैं इन डिफरेंसेस को जो है सेटल डाउन करने के लिए वो वायलेंट मीन्स का भी जो है वो यूज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे किसी एरिया में जो है फियर एंड टेंशन का जो माहौल है वो पैदा हो जाता है। अब गवर्नमेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कि ये जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, गवर्नमेंट को ये पहले से ही यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे एक धर्म के जो लोग हैं, राइट, वो यहाँ पे रिलीजियस प्रोसेशन जो है करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से जो है वो प्रोसेशन करते हुए निकलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो प्रोसेशन पसंद ना आए, तो वो यहाँ पे जो है दंगे फसाद करना स्टार्ट कर दें, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट। द राउट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कन्फ्लिक्ट। तो राउट की वजह से भी जो है यहाँ पे हो सकता है कि जिस प्रोसेशन के लिए जब जुलूस यहाँ पे निकाले जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोगों को जो कि उस राउट में रहते हैं उन्हें जो है ये प्रोसेशन पसंद ना आए, तो यहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं। ओके तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उन्होंने पुलिस को यहाँ पे हायर किया होता है, तो ये भी पुलिस जो है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट ही होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन गेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अरीव एट ए सोल्यूशन। तो जो है एक सोल्यूशन में पहुंचाने के लिए मेन जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करने के लिए जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। वो कोशिश करती है कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा ही ना हो, अगर पैदा हो गए हैं यहाँ पे तो उन्हें जो है वो एक तरह उसका जो है सोल्यूशन निकालने की वो कोशिश करते हैं, राइट। तो द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो वो इंश्योर करती है कि यहाँ पे जो है वायलेंस ना हो, राइट। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस के बेस पे। तो और भी कई तरह के यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, नदियाँ जो है
वो भी एक सोर्स बन सकता है कन्फ्लिक्ट का। वो किसकी वजह से? वो स्टेट्स के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है रिवर्स की वजह से, राइट। हो सकता है कि एक रिवर जो है वो एक स्टेट में स्टार्ट हो रही है एंड जो है दूसरी स्टेट से वो बह रही है एंड तीसरी स्टेट में जाके जो है वो खत्म होती है। तो वो रिवर जो है, उस रिवर के ऊपर जो है 3 स्टेट्स जो है वो अपना हक जमाती हैं, राइट। तो पानी को लेकर जो है इन स्टेट्स के बीच में हमेशा ही यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट रहता ही है। So the sharing of the river water between the different states that the river goes through is becoming an issue of conflict। तो इसके पानी को लेके कि पानी को किस तरह से यहाँ पे शेयर किया जाए इन तीनों स्टेट्स के बीच में, वो जो है एक मेन रीजन बनता है कन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में सुना ही होगा, राइट। कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में ये 2 स्टेट्स हैं जिनके बीच में यहाँ पे कावेरी रिवर के वाटर को लेके डिस्प्यूट है, राइट। तो यहाँ पे जो है कर्नाटक में कृष्णा राज सागर डैम जो है वहां पे जो वाटर स्टोर किया जाता है तो उसे जो है इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ओके। एंड बेंगलुरु सिटी के जो है कई सारी नीड्स हैं उसे जो है फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो कर्नाटक में कौन सा डैम है? कृष्णा राज सागर डैम है। तो ये आप नोट्स बना लीजिए, राइट। इसे जो है आप याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं डैम्स के बारे में भी। सो जो है यहाँ पे कर्नाटक में इस डैम के ऊपर जो इस डैम का जो पानी है वो इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देन कर्नाटक के बाद में यहाँ पे तमिलनाडु में भी एक डैम है, वो है मेत्योर डैम। तो वहाँ का जो पानी है वो एक तरह से यूज फॉर द क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो भी इरिगेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन से एरिया में? डेल्टा रीजन में ऑफ दैट स्टेट, राइट। तो अब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज ये जो दोनों ही डैम यहाँ पे बनाए गए हैं, कृष्णा राज सागर डैम जो है या फिर जो मेत्योर डैम है, वो एक ही रिवर पे है, सिंगल रिवर पे है, राइट। सो द डाउनस्ट्रीम डैम जो है इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ द वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन द कर्नाटक। तो जो कर्नाटक में जो है सबसे पहले यहाँ पे डैम बनाया गया है, ओके। तो रिवर जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। तो जो पानी है वो इसी डैम में जो है स्टोर करके रख लिया जाता है, यहाँ से पानी रोक दिया जाता है। देन तमिलनाडु में नीचे यहाँ पे डैम है, ओके। इस डैम तक जो है वो पानी किस तरह से पहुंचेगा? अगर ये लोग जो है यहाँ पे कर्नाटक वाले जो लोग हैं ये पानी यहाँ पे छोड़ेंगे तभी जाके जो है नीचे वाले डैम में पानी पहुंचेगा ना। तो इसी की वजह से पानी की शेयरिंग को लेके यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एट द एंड हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डिफरेंसेस जो है यहाँ पे हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, कई बेसिस पे डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? रिलीजियस डिफरेंसेस, लैंग्वेज के बेस पे या फिर कास्ट के बेस पे यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो जब ये डिफरेंसेस जो है हम इन्हें नेगेटिव वे में ले लेते हैं तब जाके हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ओके। तो देन उसके बाद में जो है कन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे वो और किस तरीके से यहाँ पे पैदा हो सकता है? प्रोसेशन की वजह से या फिर रिवर्स के वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, राइट। जब कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो तीसरा यहाँ पे काम आता है रेजोल्यूशन का। तो रेजोल्यूशन जो है कौन कौन करता है यहाँ पे? गवर्नमेंट करती है या फिर पुलिस जो है वो यहाँ पे रेजोल्यूशन करती है, ओके। एट द एंड हम जो है टू द पॉइंट अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं। तो कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है? जब यहाँ पे प्रोसेशंस होते हैं, एक धर्म के प्रोसेशन जो है दूसरे धर्म के लोगों को पसंद नहीं आते हैं या फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे हो जाता है, देन जाके कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस कन्फ्लिक्ट को कौन रिजोल्व करता है? गवर्नमेंट एंड पुलिस जो है वो इन्हें रिजोल्व करती है। ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ओके। सो हमने जो है 2 एलिमेंट्स के बारे में जो है पढ़ लिया है। सो नेक्स्ट जो है हमारा एलिमेंट है दैट इज द लास्ट वन एंड द थर्ड वन, इट इज द इक्वलिटी एंड जस्टिस, राइट। सो वन ऑफ द की आइडिया, मेन आइडिया की अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो होती है कि इक्वलिटी एंड जस्टिस की कमिटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो देती है। क्योंकि जो इक्वलिटी एंड जस्टिस है दे आर इनसेपरेबल, इन्हें जो है अलग नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल ही ले यहाँ पे कि काफ़ी पुराने समय की अगर बात है यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी जो है, राइट, वो यहाँ पे अवेलेबल थी हमारी सोसाइटी में। तो इसे अब जो है अनटचेबिलिटी को लॉ के थ्रू जो है वो बैन कर दिया गया है,
राइट। तो ये जो अनटचेबल्स थे, जैसे कि आपको पता ही है, उन्हें एजुकेशन डिनाई की गई थी, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो डिनाई की गई थी, एंड इवन जो है ये प्रेयर्स भी नहीं कर सकते थे, मंदिरों में भी नहीं ये जा सकते थे। तो इनकी प्रॉब्लम्स को जो है कि इन्होंने जो है एक तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट, जिनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। एंड इनके अलावा और भी कई जो लोग थे यहाँ पे, समाज सेवी जिन्हें हम बोल सकते हैं, तो दे रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू, कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं अनटचेबिलिटी जैसी, वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए सोसाइटी में। दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड, यहाँ पे जस्टिस जो है तभी मिल सकेगा इन लोगों को जब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, ओके क्योंकि अनटचेबल्स को यहाँ पे इक्वल नहीं माना जाता था, राइट। तो इनकी वजह से ही यहाँ पे जो है अनटचेबिलिटी जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें लॉ के थ्रू जो है वो बैन किया गया है, राइट। सो अब गवर्नमेंट जो है वो भी अपना यहाँ पे रोल निभाती है इस तरह की प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, या फिर और भी कई तरह की जो इनइक्वालिटी होती है हमारी सोसाइटी में उसे ख़त्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने भी जो है रिकॉग्नाइज किया था इसे, एंड कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पे बनाए थे इस तरह के ग्रुप्स के लिए जिन्हें अनइक्वल यहाँ पे माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, वुमेन के रिगार्डिंग ही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देयर इज अ जनरल टेंडेंसी, एक ऐसा जो है माना जाता है, शुरू से ही ऐसा माना जाता है कि जो बॉय चाइल्ड है उसकी केयर ज़्यादा की जाती है देन दी गर्ल चाइल्ड, राइट। दिस मीन दैट जो सोसाइटी है वो गर्ल को वैल्यू नहीं देती है एंड बॉय को जो है वो ज़्यादा वैल्यू देती है, इन दोनों को, गर्ल एंड बॉय के बीच में जो है वो इक्वलिटी यहाँ पे नहीं देती है, एंड ये चीज़ जो है अनजस्ट है, ये चीज़ गलत है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप यहाँ पे लिए थे, एक तरह से स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे बनाए हैं गर्ल्स के लिए, सो डैट कि जो गर्ल्स हैं वो इस इनजस्टिस से जो है ऊपर उभर के कुछ जो है वो अच्छा यहाँ पे कर सके, राइट। तो जो जैसे कि एग्जांपल हो गया, गर्ल्स की जो फीस है उन्हें कम कर दिया गया है, यहाँ पे टोटली जो है उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो इस तरह के यहाँ पे जो है प्रोविजंस लेके आती है गवर्नमेंट, राइट, इस तरह की इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो है गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तब तक यहाँ पे जो है जस्टिस भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है, एट द एंड हम ये बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 3 मेन जो है कि एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। पहला कौन सा हो गया आपका, पार्टिसिपेशन थ्रू दी वोटिंग, एंड वोटिंग के अलावा और भी कई तरीके होते हैं पार्टिसिपेशन के। देन उसके बाद में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाना, एंड देन थर्ड वन इज द इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो ये 3 यहाँ पे जो है की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो इन्हें जो है आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपके बेसिक्स को कवर करेंगी या फिर क्लियर करेंगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, राइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।